गाइस, डिस्क बल्ज के रिगार्डिंग अभी मैं एक कंसल्टेशन करने जा रहा हूँ और मैं कंसल्टेशन कैसे करता हूँ ये भी पता चलेगा और लोगों को इश्यूज़ कैसे अराइज होते हैं और वो क्या क्या गलतियाँ करते हैं डिस्क बल्ज को हील करने की जर्नी में, ये अभी आपको पता लगेगा। चलो, हाय जेनिल, मैं आपकी ओवरऑल जर्नी जानना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये इशू कब हुआ, कैसे हुआ और क्या क्या इसमें मिस्टेक्स हुई या फिर क्या क्या आपने प्रिकॉशंस लिए या क्या क्या ट्रीटमेंट आपने लिए, ठीक है, सब कुछ। तो बेसिकली तो ये पावर लिफ्टिंग में ही हुआ था। ठीक है, मई 2025। ठीक है, उसमें हुआ ये था कि जो पावर लिफ्टिंग में मैं डेडलिफ्ट में रेप्स ले रहा था, जैसे ही बार नी तक आ गया और वो शॉर्ट्स उसमें से निकल गए, इसलिए बेल्ट लूज हो गया और पूरा वेट लोअर बैक पे आ गया। फिर आपने इसके लिए क्या किया? 2-3 दिन पहले मैं रेस्ट लिया। ठीक है, फिर मेरी सिस्टर है वो क्रिकेट में थी, इसलिए वो फिजियोथेरेपी का उसने सजेशन दिया, इसलिए पहले हम फिजियो के पास गए। ठीक है। 1 मंथ फिजियोथेरेपी ली। तो जब आपको ये डिस्क बल्ज हुआ तो आपको सेंसेशन जा रही थी आपके लेग्स में, आपको कोई ट्रैवल पेन हो रहा था? नहीं, ट्रैवल पेन तो नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था, सिर्फ लोअर बैक में पेन था आपको? लोअर बैक में पेन था, फिर एमआरआई कराया तो उसमें माइनर ऐसा डिस्क बल्ज था L5S1। ठीक है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, कम हुआ। अगर ज़्यादा हो जाता तो उसकी वजह से आपको सायाटिका पेन होता, राइट, और फिर वो ट्रैवल पेन आपके लेग्स में जाता, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू गॉड कि वो इशू ज़्यादा नहीं बढ़ा। फिजियो में भी वही बोल रहे थे। ठीक है, देखो प्रॉब्लम होती रहती है लाइफ में, बट एटलीस्ट उस केस तक आप नहीं गए कि जहाँ पर इंसान का चलना बैठना और सोना भी बहुत ख़राब हो जाता है। एग्जैक्टली। अब इसकी हीलिंग के बारे में आपने क्या सोचा है? हीलिंग के बारे में तो अभी पहले फिजियो कराया था, लेकिन अभी भी मैं जब सुबह उठता हूँ तब पेन होता है और जब पूरा दिन नहीं होता, फिर रात जैसे होती है ना सोने का टाइम, तब वापस पेन थोड़ा थोड़ा शुरू होता है। मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है? मूवमेंट में शुरू के 1 मंथ में मैं फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर पा रहा था। ठीक है, और अभी उसको जो एक्सटेंशन मूवमेंट कहते हैं ना, पीछे जाने को, हाँ, तब पेन होता है अभी। तो जनरली तो लोग यही बोलते हैं कि जब भी लोअर बैक का पेन होता है या डिस्क बल्ज होता है आगे नहीं झुकना है, बट मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें स्पाइन एक्सटेंशन में पेन आता है। ठीक है, स्पाइन एक्सटेंशन के लिए कोई मना नहीं करता, बट फॉरवर्ड बेंड के लिए सब मना कर देते हैं, राइट। और मैं फॉरवर्ड बेंडिंग में कर पा रहा हूँ, एक्सटेंशन नहीं कर पा रहा। फॉरवर्ड बेंडिंग आपने कैसे स्टार्ट करी? फॉरवर्ड बेंडिंग तो मैं पावर लिफ्टिंग का जो स्ट्रेचिंग करता था ना, ठीक है, वो 1 मंथ के बाद मैंने रेगुलर थोड़ा थोड़ा प्लस करके वो रेगुलर मैंने हैबिट वापस ले ली, इसलिए रेगुलर स्ट्रेचिंग कर रहा था। तो ठीक है, दैट्स ग्रेट। वो आपने काफ़ी अच्छा किया जो आपने रेगुलर स्ट्रेचिंग करते रहे। क्योंकि मेरे वर्कआउट का फिक्स होता है कि 10 मिनट्स वार्म अप, 10 मिनट्स स्ट्रेचिंग। वो तो आप एक एथलीट रहे हो तो आपको पता है वो सारी चीज़ें। हाँ। और एक्सरसाइजेस कब से नहीं करी अभी? एक्सरसाइज तो मैंने तब 1 मंथ टिपिकल वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइजेस, आपने जिम वाली एक्सरसाइजेस कब से? वो तो मैंने तब से छोड़ी दी, अभी मैं सिर्फ मशीनरी पे ही एक्सरसाइज करता हूँ। स्पाइन की मोबिलिटी पे काम करना स्टार्ट किया? नहीं, उसका तो कुछ नॉलेज नहीं है। ठीक है, लोअर बैक सिर्फ वीडियो अभी 2-3 दिन पहले देखा, वो स्पाइन वाला उतना मैंने अभी शुरू किया है 2-3 दिन से। कौन सा वाला? जेफरसन कर्ल, फिर स्पाइन की कुछ आप जो बोलते हो ना कि डिस्क बल्ज हो तो बेंडिंग जो आप मना करते हो, सब फिजियोथेरापी, और आप वहीं से शुरू करते हो, वो सब मैंने स्टार्ट किया, जेफरसन कर्ल वगैरह वगैरह। हाँ, मैंने 2 वीडियो डाले हुए हैं उसमें, एक लेवल 1 कि अगर डिस्क बल्ज हो गया है तो आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है। हाँ। और जब ये सारी मूवमेंट्स में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आ रही है तो आपको जेफरसन कर्ल पे कैसे स्विच करना है और जेफरसन कर्ल में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो आई प्रमोट सिर्फ फॉरवर्ड बेंडिंग, आई प्रमोट ऑल डायरेक्शंस। मैं जितना प्रायोरिटी फॉरवर्ड बेंडिंग को देता हूँ उतना ही प्रायोरिटी मैं बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग है, रोटेशन को भी देता हूँ। आप मुझसे क्यों कंसल्ट कर रहे हो, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। पेन जो सुबह होता है ना, मुझे ये पेन जब भी रिमूव हो, मतलब कि और 6 महीने लग जाए तो ठीक है, फिर मुझे वापस धीरे धीरे पावर लिफ्टिंग मुझे शुरू करना है। ठीक है, डन।
देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। थैंक्स टू गॉड कि एटलीस्ट हमें इशू बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, फर्स्ट थिंग, राइट। हाँ डिस्क बल्ज ऑलरेडी हो रखा है। यहाँ पर अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स होंगी। पहले तो अगर हमने रेगुलर एक्सरसाइजेज स्टार्ट करी और अगर हमने स्पाइन को लोड किया बहुत ज़्यादा वेट के साथ, यू आर डूइंग हैवी स्क्वाट्स, यू आर डूइंग हैवी एक्सरसाइजेज और हैवी ओवरहेड प्रेस, बेंट ओवर रो या डेड लिफ्ट या अदर कोई एक्सरसाइज जिसमें आप डंबल पिक कर रहे हो, डंबल रैक्स जनरली, अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिया ना तो वो धीरे धीरे और बढ़ता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फिर आपको पिंच वाला नर्व पेन भी इंच वाला। देने लग जाएगा। तो आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो आज तो चलो मुझसे आप कंसल्ट कर रहे हो तो ये बातें मैं आपको बहुत अच्छे से बता पा रहा हूँ, बट 99% लोग ये कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो अपना एक्सरसाइज और मूवमेंट पैटर्न चेंज नहीं करते हैं। सिंपली अब आपको क्या करना है, अपनी स्पाइन की मोबिलिटी को इंक्रीज़ करना है, राइट। स्पाइन के अराउंड जितने भी मसल्स हैं इंक्लूडिंग योर एब्स, ऑब्लिक्स, ट्रांसवर्स, ग्लूट, हैमस्ट्रिंग्स, हिप फ्लेक्सर्स, इन सभी मसल्स को इक्वली प्रायोरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगर आप चाहते हो कि आपकी होल स्पाइन हेल्थी रहे तो पूरी स्पाइन की मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली एक टाइम के बाद आप अपने गेम में कम बैक कर सकते हो। जो डिस्क बल्ज होता है ना वो ऐसा नहीं है कि एक साथ पॉपअप होके एकदम पूरा डिस्क बाहर आ जाता है, ये बहुत एक्सट्रीम केसेस में होता है। बट जो हमारी जनरल लाइफ की मूवमेंट्स होती हैं जिसमें हम उठते बैठते हैं ना, उसमें जो डिस्क बल्ज है ना वो बहुत स्लोली अराइज होता है। पहले आपको थोड़ा बहुत लोअर बैक पेन होगा, फिर धीरे धीरे आप मूवमेंट्स या तो पूरे तरीके से पॉज कर देते हो तो उसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी और कम हो जाती है। बट वो ऑप्शन नहीं है बिकॉज आप डेली लाइफ की मूवमेंट तो नहीं छोड़ सकते ना, जैसे कार ड्राइव करना, उठना बैठना चढ़ना, मूवमेंट तो मूवमेंट ही है ना। आपके मसल्स वीक हो रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे ये इशू क्या है और बढ़ता चला जाता है, राइट। मैंने बहुत लोगों के साथ ऐसा भी देखा है कि पहले उनको सिर्फ एक डिस्क में सिर्फ उनको डिस्क बल्ज था और जो प्रॉब्लम थी वो हुई थी उनको 2019-20 में। टाइम बीइंग मैंने ऐसा भी देखा कि जब उन्होंने दोबारा MRI कराई ना 4-5 ईयर्स के बाद, तो सोच के चलो 5 डिस्क में डिस्क बल्ज था। हीट पैक लगा के, आइस पैक लगा के और थेरेपी करा के काम चला रहे थे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, मोबिलिटी पे काम नहीं करा। तो पहले तो वो एक डिस्क में हुआ, वो धीरे धीरे जो बाकी के आसपास के डिस्क थे उनमें भी डिस्क बल्ज हो गया। तो ऐसा भी होता है। और ये भी हो सकता है कि आपको नॉर्मल मसल स्पाज़म हुआ हो, डिस्क बल्ज आपको पहले से ही हो रखा हो, बट जब आपने MRI कराई तो उसमें डिस्क बल्ज आ गया। ये भी हो सकता है। हो सकता है कि आप डिस्क बल्ज के साथ पहले से ही मूवमेंट करते आ रहे हो क्योंकि आप पावर लिफ्टिंग तो करते ही थे ना, बट जिस दिन आपके साथ इंसिडेंट हुआ उस दिन आपको जग आया, लोअर बैक में पेन हुआ, वो हो सकता है कि कोई मसल स्पाज़म हुआ, बट आपने MRI करा ली तो आपका पूरा दिमाग चला गया है कि आपको डिस्क बल्ज की वजह से पेन हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनको डिस्क बल्ज है बट जो पेन है वो डिस्क बल्ज की वजह से नहीं, मसल स्पाज़म, वीकनेस और टाइटनेस, पुअर लोअर बॉडी मैकेनिक्स की वजह से हो रहा है। ड्यू टू उनके हैमस्ट्रिंग टाइट हैं, ग्लूट्स वीक हैं, इस वजह से भी उनको लोअर बैक में पेन हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक डिस्क बल्ज पेन देता ही देता है, बट अब गलती अगली यही होगी कि अगर हमने मोबिलिटी स्ट्रेंथ पे काम नहीं किया तो ये इशू टाइम बीइंग आगे चलकर बढ़ता चला जाएगा। डिस्क बल्ज भी बढ़ेगा, लोअर बैक के अराउंड मसल्स टाइट भी होंगे और वीक भी होंगे। बिकॉज जैसे ही हम ये टर्म सुनते हैं ना कि डिस्क बल्ज हो गया, वी स्टॉप मूवमेंट। आपको तो चलो फिर भी नॉलेज थी, आपके मसल्स में जान थी, आप फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ का एक रूटीन फॉलो करते थे तो आपने फिर भी किया। बट बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इन सब के बारे में नॉलेज ही नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं करते हैं, वो तो घर पे ही लेट जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स। बाकी इस पर हम कैसे काम करेंगे ये मैं अभी आपको गाइड करूँगा।